गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। एंड गुड फर्स्ट इवनिंग ऑफ सर। ऑल, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे ऑन दिस ओकेजन ऑफ मैटी जी बर्थडे एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे। स्पेसिफिक डे भी मैंने रखा क्लास के लिए। और इस ग्रुप में वीक में एक लाइव क्लास, एक रिकॉर्डिंग, तो कम से कम दो क्लास का एक सीक्वेंस में बना के रखना चाहता हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए, लर्निंग के लिए भी। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी 2019 से, अब 2025 आ गया है, छठा साल स्टार्ट हो गया है। लॉकडाउन के बाद कंटिन्यूअसली अच्छा अच्छा। किसी न किसी मीडियम से हम लोग कनेक्टेड रहे हैं, कभी बैच में, कभी वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट भी मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, अभी भी चल रही है वो। हालांकि इनिशियली वो उस पे होम्योपैथिक पोस्ट थी पहले, 2018 से पहले, 19 से पहले, लेकिन उसके बाद फिर अब उस पे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ही पोस्ट जो है वो डाली जा रही है। सर ये जो नया वायरस अभी आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इ- इसके लिए सर कुछ गाइडलाइन मिलता तो बड़ा अच्छा होता। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ठीक है। वायरस वैसे तो कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको इसका प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट तो सेम वही रहने वाला है जो कोल्ड के लिए मैं बताता हूँ ऑलरेडी। बस छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, निमोनिया इसमें कोज करता है, निमोनिया एक कारण बनता है। वो वहाँ तक ना जाए चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन कुछ नए लोग भी हैं ग्रुप में, तो हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो बेस है वो प्लांट्स हैं, प्लांट से बनी रेमेडीज हैं। और अगर हम प्लांट को या उसके स्ट्रक्चर को, और प्लांट हमें क्या देता है और हम प्लांट से क्या ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन करके, या जैसे भी मेडिसिन बना रहे हैं, वो अगर समझ में आ जाए, और प्लांट की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है रेमेडी को समझना भी। और पुराने जो प्लांट्स 114 जो मैटी जी ने ऐड किए थे, कोई 115 बताता है, कुछ भी मान लीजिए आप, तो वो तो इजीली अंडरस्टैंड होंगे ही, लेकिन नए प्लांट को ऐड करना भी बहुत आसान हो जाता है फिर, अगर ये साइंस समझ लिया जाए। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बाकी, माइक ऑफ करिए लक्ष्मण जी अपना, वो उस तरीके से नहीं है। यहाँ हमें जो है प्लांट के बारे में, यानी कि बोटनी को भी थोड़ा बहुत समझने की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, या मेटाबॉलिक रिएक्शन से, दो टाइप के कंपोनेंट अपने लिए और हमारे लिए बनाता है या प्रिपेयर करता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स का मतलब हम समझ ही रहे हैं, मेटाबोलाइट मीन्स वो कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स प्लांट्स के नॉर्मल बेटा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, रेस्पिरेशन भी होती है, सेल डिवीजन भी होती है। जो ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ की या प्लांट की, वो सेल डिवीजन से ही होती है। और यहाँ फिर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो अलग हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो अलग है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन होने के बाद ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं प्लांट से, ये भी बहुत बड़ा सच है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही वो कंपोनेंट है जिनको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है, अपने लिए यूज करता है। और जब हम उसको अपने पास ले आते हैं तो वो सब हमें भी मिलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च भी होता है प्लांट में, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट की सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्लूकोज एक मेजर सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए भी। और ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए भी मेजर सोर्स है एनर्जी का, आप सब लोग जानते हैं। और ब्रेन तो केवल ग्लूकोज से ही एनर्जी लेता है, उसको फैटी एसिड से एनर्जी नहीं मिलती है, उसको केवल ग्लूकोज से ही एनर्जी चाहिए। फैटी एसिड तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे वहां पे।
ब्लड ब्रेन बैरियर उनको रोक देता है। और ह्यूमन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी इनके मैंने आपको बताया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। प्रोटीन है, प्रोटीन भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। प्रोटीन का जो एक तरीके से प्रीकर्सर आप मान के चल सकते हैं, वो एंजाइम है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड से ही बना होता है प्रोटीन। प्लांट सेल में वेरियस टाइप के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन अमाइनो एसिड की, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एंजाइम के लिए, और जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है। और हमारी बॉडी में भी प्रोटीन यही काम करते हैं, हार्मोन का बनाना, एंजाइम के फंक्शन को मेंटेन करना, मसल्स का डेवलपमेंट, डीएनए आरएनए का बनना, इन सब में प्रोटीन चाहिए। तो वही प्लांट का एक कंपोनेंट, वही फंक्शन प्लांट में प्ले कर रहा है, वही हमारे अंदर भी प्ले करता है जब हम खाना खाते हैं, पौधों को या फल को या फ्रूट को जैसे भी लेते हैं, या मेडिसिन के रूप में लेते हैं। लिपिड्स, प्लांट में लिपिड्स फैटी एसिड और फोस्फोलिपिड्स की फॉर्मेट में रहते हैं। लिपिड से भी एनर्जी मिलती है, स्टोरेज भी होता है लिपिड के फॉर्मेट में। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बिल्कुल सेम इंडिकेशन करती है। एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में भी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारी बॉडी को। और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, ये भी प्लांट के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही हैं, ध्यान रखेंगे ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दीज कंपोनेंट, प्लांट के वो कंपोनेंट है जो प्लांट की सर्वाइवल और उसके एडप्शन के लिए बहुत जरूरी है। सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए भाई? एक प्लांट को बैक्टीरिया से लड़ना है, फंगस से लड़ना है, इन्वायरमेंट में जो इंसेक्ट आते हैं, पेस्ट आते हैं, इंसेक्ट से लड़ना है, पेस्ट से लड़ना है, बीमारियों से लड़ना है, ये सरवाइव करने के लिए तो चाहिए। और इन सब के लिए ही ये जो आप अब देखते हैं ना, पढ़ते हैं लिखा है, ये प्लांट जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, एंटी वायरल है, ये सब उसके खुद के लिए है। उसको खुद को भी सरवाइव करने के लिए चाहिए उस प्लांट को ये। और जब हम उसका एक्सट्रैक्शन निकाल के अपनी मेडिसिन बना लेते हैं, चाहे वो हम आयुर्वेद में बना रहे हैं, चाहे होम्योपैथी में बना रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बना रहे हैं, प्लांट के कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें लगभग लगभग रहती हैं। प्लांट को काट के आप फेंक दें, जब तक वो खराब नहीं होता तब तक वो सारी चीज़ें उसमें जो कि तू रहती हैं, ज़्यादातर चीज़ें। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसके लिए बहुत नेसेसरी हैं, ग्रोथ के लिए भी, उसको सरवाइव कराने के लिए भी। ये कंपोनेंट्स मैंने बताया ओपनली प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं, और पैथोजेंस जो हैं उनसे फाइट करने का, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस समझ रहे हैं आप? जब जैसे गर्मी में आप देखते हैं ना प्लांट झुलस जाते हैं, वो स्ट्रेस ही है गर्मी का। तो उस स्ट्रेस से भी बचाने का काम करते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा जिसको हम सुनते हैं, वो है एल्केलॉइड्स। प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव सब्सटेंस एल्केलॉइड ही होता है। जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, मोर्फिन, एकोनिटीन, ये सब क्या है? ये एक प्लांट के एल्केलॉइड्स हैं जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अभी आप हम सोचते हैं कि भाई ये थोड़े थोड़े जहरीले होते हैं, कैफीन भी जहरीला है, निकोटीन भी, मॉर्फिन भी, लेकिन इन सब के अच्छे इफेक्ट भी हैं जब इनको कम मात्रा में यूज किया जाए। प्लांट तो इनको दूसरे लोगों से बचने के लिए अपने अंदर बनाता है, प्रकृति बनाती है उसके अंदर। और हमारे लिए भी प्रकृति प्लांट में दे रही है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी प्लांट में वो दिया जा रहा है। जैसे स्ट्रेचिनीन होता है कुचला में, नक्स वोमिका में, जहरीला तो वो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट, बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर सकता है वो, उससे चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, उल्टी आ सकती है। लेकिन बहुत कम मात्रा में जब लेंगे तो वो एक मेडिसिन की तरीके से काम करता है। जैसे कैफीन भी है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जो चाय में होता है, कॉफी में होता है। लेकिन ये अलर्टनेस भी तो बढ़ाता है। गलत टाइम पे कैफीन लेंगे, रात के टाइम कैफीन लेंगे, तो आपका सर्केडियन साइकिल खराब हो जाएगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी। लेकिन अगर जब काम करने का समय है, एक्टिवनेस चाहिए, बहुत ठंड हो रही है, काम करना है, तब आप कैफीन लेंगे चाय के फॉर्मेट में या कॉफ़ी के फॉर्मेट में, तो वो एक इफेक्टिव काम करेगी, लेकिन एक लिमिट उसकी भी।
ऐसे ही मॉर्फिन है, ओपियम, उससे आप जानते हैं होम्योपैथी में भी मेडिसिन बनती है, ओपियम अच्छा पेन किलर है। ये नशे के लिए भी यूज होता है, जहर के लिए भी यूज होता है, लेकिन पेन किलर भी तो है ये, और बहुत अच्छा पेन किलर है। आप जानते हैं जब कोई मेडिसिन काम नहीं करती, कैंसर में भी मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मॉर्फिनम। एल्केलॉइड्स बहुत खास है। एल्कोलेट्स का एक्सट्रैक्शन नॉर्मली डिस्टिल वाटर में नहीं होता है ज्यादातर एल्कोलेट्स का। लेकिन जब प्लांट को फर्मेंट करते हैं, यानी कि आप किसी प्लांट को नॉर्मली पानी में भिगो के रखेंगे, कोल्ड उसका जो वो एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो बहुत कम चांस है कि उसमें एल्कोलेट्स बहुत कम जाते हैं। ये बात सच्चाई है कि जो कोल्ड फर्मेंट से मेडिसिन बनाते हैं उनकी मेडिसिन में कलर कम होते हैं, और वो थोड़ी कम नुकसानदायक होती है, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा है भी, क्योंकि उनमें एल्कोलेट्स नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव भी कम होती हैं। जो एल्केलॉइड्स के इफेक्ट हैं वो तभी आएगी जब प्लांट में अल्कोहल बनेगा। प्लांट में अल्कोहल बनता है, ये सब जानते हैं। प्लांट को जो फर्मेंट करेंगे तो उसमें अल्कोहल का जो कंटेंट है वो आ जाता है, भले ही थोड़ा है। तो तब उस स्टेज में उसके जो एल्केलॉइड्स हैं वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। होम्योपैथिक मदर टिंचर, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट ही अल्कोहल में किया जाता है, तो उसमें मैक्सिमम, हालांकि वो गर्म नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ अल्कोहल में काफ़ी चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं, ऑलरेडी अपने आप ही डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन होम्योपैथी में उसको प्लांट को निकाल के फेंक दिया जाता है। अब जो प्लांट को निकाल के फेंका, उसमें कई चीजें ऐसी रह जाती हैं जो उनको नहीं मिलती है। उसके लिए फर्मेंट करना जरूरी है, फर्मेंट करने के बाद उसको जला के उसकी राख बनाना जरूरी है, अगर 100% इफेक्ट लेना है। उस राख को कैल्सिनेशन करके, डीकार्बोनाइज करके, एस जिसे हम बोलते हैं, फिर वो तीनों कंपोनेंट मिला के आपस में ऐसे प्योर इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन बनती है, जिसमें तीनों चीज़ें निकालते हैं। जैसे एल्केमी वाले भी बोलते हैं, सल्फर, सोल्ट और जो मरकरी होता है, उन तीनों को एक्सट्रैक्ट करके फिर आपस में मिला देते हैं। मिलाने को ही कोहोबेशन बोलते हैं। कोहोबेशन का मतलब क्या है? कोहोबेशन का मतलब है चीज़ों को अलग करना, प्यूरिफाई करना और फिर रिकम्बाइन कर देना। और डिस्टिलेशन, रीडिस्टिलेशन भी उसको कह सकते हैं आप। हालांकि टाइम टाइम पे कोहोबेशन को साइंस ने नकारा भी है कई बार। ऐसे चीज़ें भी आती हैं सामने के, बार बार डिस्टिल करने से कुछ नहीं होता, एक बार डिस्टिलेशन या दो बार डबल डिस्टिलेशन करने से ही मैक्सिमम प्योरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई खराब कंपोनेंट उसके कलर कंपोनेंट में नहीं होता है जो नुकसान करे। प्लांट के जो रेजिडुअल है वो भी खराब नहीं होते हैं, बशर्ते उसमें फंगस ना लगे। चाहे प्लांट में अंदर प्लांट के पार्ट भी पड़े हों मेडिसिन में, तो भी उससे कोई खास दिक्कत नहीं होती, इवन कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, अगर वो पूरे हाइजीनिक तरीके से बनाई गई है और हाइजीनिक तरीके से रखी जा रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एल्कोलेट्स के बाद टर्पेनोइड्स होते हैं, जिसमें मेंथोल, कैम्फर, कार्टेनोइड्स, ऐसे टाइप के कंपोनेंट होते हैं, और इनको हम टर्पेनोइड्स बोलते हैं। ये भी प्लांट्स में होते हैं, हालांकि सभी प्लांट में सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। बट इसेंशियल ऑयल तो सभी में होता है, और ये एसेंशियल ऑयल में ही पाए जाते हैं। जैसे कैम्फर होता है ना, पुदीने में भी होता है ये, जिसे फ्रेग्रेंस में भी यूज करते हैं, कपूर जैसे, कपूर वाली जो स्थिति है। तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये। यूकेलिप्टस ग्लोबुलस में भी है, जो हमारे हम भी यूज करते हैं उस प्लांट को, और बहुत इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेमेडी है वो। मेंथोल और कैरोटेनॉइड्स है, विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है, जो जो वो भी हमारे सभी मेडिसिन में रहता है, फ्लेवनोइड्स। फ्लेवनोइड्स एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के फ्लेवनोइड्स होते हैं, जैसे कर्सेटीन होता है, जैसे एंथोकायनिन है, और भी बहुत सारे टाइप के एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं प्लांट्स में। ये कैटेगरी है फ्लेवनोइड्स की, और इसमें फिर अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, जैसे कर्टेसिन बताया मैंने आपको, और कैमिफेरोल भी होता है। एक्चुअल ये प्लांट के पिगमेंट हैं। प्लांट में जो कलर देने का काम करता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट ही करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और हमारी बॉडी में भी यही काम करते हैं ये। जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके, और कहीं ना कहीं
जो डीजनरेशन का प्रोसेस है उसको स्टॉप करने का काम करते हैं फ्लेवनोइड्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे फिनोलिक एसिड है। फिनोलिक एसिड में टैनिन आ जाते हैं, लिगंस गोंद वगैरह जो होता है, ये भी बहुत अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और पैथोजन को मारने के लिए बहुत खास है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यादातर जो ये जो एक्टिविटी है एंटी फंगल, जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो बहुत खास रहती है फिनोलिक कंपोनेंट की। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्शन, ये तीनों चीज़ें फिनोलिक कंपाउंड या फिनोलिक एसिड जो होते हैं प्लांट में, वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं। ये एक प्लांट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया। प्लांट का मान लीजिए या हमारी मेडिसिन का, कि एक्चुअल में जब एक्सट्रैक्शन निकलता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेटाबोलाइट्स होते हैं। जब कोई क्रूड मेडिसिन है, प्लांट से डायरेक्ट मिलने वाली चीज़ है, उसमें जो एल्केलॉइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो कुछ लोग D1 D2 से प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। वो त्वरित रिजल्ट लेने के लिए कुछ ठीक तो है लेकिन हर जगह नहीं, कुछ जगह बहुत चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती हैं उससे, एग्रावेशन जैसी कंडीशन मिल जाती है। दूसरा, कई बार आप एक पॉइजन के तरीके से भी यूज वो हो जाते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए। हालांकि वो माइन्यूट डोज ही चलती है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें प्रोमिनेंट एल्कोलेट्स नहीं है, उसको हम यूज कर सकते हैं, और D1 D2 में भी कर सकते हैं, एज ए सप्लीमेंट भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो जैसे एंटीऑक्सीडेंट है वो ट्रेस अमाउंट में ही अपना काम कर देते हैं। और प्लांट एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट के एंजाइम्स भी सेम वैसे ही जैसे हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको इफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि भाई मान लो एकोनिटीन की हम बात कर रहे हैं, एकोनाइट नेपलेस जो होती है, फेब्रिफिगो 1 में पड़ी है वो रेमेडी। अब उसको देने से बुखार उतरता है, D6 में, D10 में, D7 D8, D6 से ऊपर कहीं भी देंगे आप। हालांकि कई जगह तो क्योंकि कुछ लोग S10 के साथ भी देते हैं, और S10 में कुनीन भी होता है। तो कहीं मलेरिया का इफेक्ट है या उस टाइप की स्थिति है तो वो D5 से या D4 से भी कम हो सकती है चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि एक्यूनिटीन का यूज़ कर रहे हैं और रियल में अच्छी बनी मेडिसिन है, ओरिजिनल मेडिसिन है, तो D6 से बहुत अच्छा काम करती है। जो एल्केलॉइड्स होता है एक्यूनिटीन, वो मल्टीपल फैक्टर पे काम करता है। मल्टीपल फैक्टर क्या है फीवर को उतारने के लिए? भाई ब्लड वेसल को थोड़ा सा इफेक्ट करना पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर में वेरिएशन आए, पसीना आए, थोड़ा पानी बाहर निकले, बॉडी से इवेपोराइजेशन होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो वो कोशिश करते हैं कि भाई स्किन के थ्रू थोड़ा पसीना बाहर निकाला जाए। फेब्रिफिगो 1 को लेके थोड़ा कपड़ा ओढ़ के पढ़ लिया जाए तो उससे फीवर उतर जाता है। दूसरा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो थर्मोस्टेटिक की तरह काम करता है, तो उसका नर्वस सिस्टम के थ्रू भी, क्योंकि हाइपोथैलेमस दोनों जगह काम करती है, वो एंडोक्राइन भी है और वो नर्वस सिस्टम, दोनों को मैनेज करती है, या दोनों तरफ उसके फंक्शन है एक ही ग्लैंड के, और रहती भी ब्रेन में ही है वो। तो F1 वहाँ भी काम करती है, बहुत अच्छी रेमेडी है F1 भी। और वो एल्केलॉइड्स की एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो प्लांट के मेटाबोलाइट्स और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, समझाई हैं। अब हम एक प्लांट को ले लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कि एक्चुअल में वो प्लांट क्या रोल प्ले करता है, किस रेमेडी में क्या प्ले करता है। प्लांट मैंने लिया है स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। आप जानते हैं कि ये एस ग्रुप की लगभग सभी रेमेडी में इसको ऐड किया गया है। ये S1 में भी है, ये S2 में भी है। हालांकि वहाँ फिर मेन प्लांट अलग अलग होते चले जाते हैं। नक्सोमिका S1 में है, फिर S2 में नक्सोमिका नहीं रहेगा, वहाँ पे लाइकोपोडियम आ जाएगा। ऐसे चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, कहीं बर्बेरिस वल्गैरिस तो स्क्रोफ्लोरिया नोडोसाई, जिसको फिग वॉर्ट भी हम जानते हैं, ये दूसरा नाम भी है। और स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा इसका बोटेनिकल नेम है।
अगर हम नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात करें इस प्लांट की, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्लांट है, पेन रिलीविंग कैपेसिटी रखता है, और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत खास है इसकी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें भी वैसे ही हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन, अमीनो एसिड के फॉर्मेट में। इसमें ग्लूटामिन है, इसमें प्रोलीन है, इसमें ग्लूटामिक एसिड है। ये सब इसके प्रोटीनियस पार्ट हैं। ह्यूमन बॉडी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसमें लिपिड है, सेलुलर। आप जानते हैं लिपिड, जो हमारी सेल होती है प्लांट की और हमारी दोनों की सेल, थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में लिपिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल केवल खराब ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अगर कम होगा तो सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं लिपिड इसके। इसमें वाइटामिन और कुछ मिनरल्स भी हैं। विटामिन सी है, और बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें, B6 वगैरह भी इसमें जो है वो देखा जाता है। लेकिन वो जब आप उसको D3 में, D1 D2 D3 तक आप यूज़ करेंगे, D4 तक यूज़ करेंगे तो भी कुछ मिलेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये भी इसके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और ये इसमें रहते हैं। लेकिन अब मेन चीज़ है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेडिसिनल पार्ट किसी भी प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही है, ये सब ध्यान रखेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स केवल सप्लीमेंट हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टी सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही होती है। इसमें फ्लेवनॉइड्स हैं, कर्सेटिन, केमिफिरोल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, और ऐसी सभी डिजीज जो जिनमें इन्फ्लामेशन रहती है, आर्थराइटिस से लेके कैंसर तक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी, सब को प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता है और ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करता है। अरे ओम जी, ये स्क्रीन मेरी है, आपकी नहीं है ये। फिनोलिक एसिड, इसमें कैफिक एसिड है, स्पेसिफिकली कैफिक एसिड इसमें रहता है। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्लांट है। अब आप थोड़ा स्क्रोफ्लोरिया नोडासा की पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में, S1 से लेके कम से कम S5 तक तो बनाइए ही। S1 से लेके S5 तक आप इन चार रेमेडी की बनाइए, और फिर देखिए ये कितनी अच्छी और जो एक्टिविटी है वो आपको मिलती है, और मेडिसिन में कितना अच्छा आपको जो याद करने का तरीका मिल जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक अच्छा पेन किलर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को प्रिवेंट भी करता है, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, और पेन को रिलीव करता है। कैफिक एसिड है, अच्छी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। S1 ये सारे रोल कर लेता है। S5 भी काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये भी एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, और हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत खास है। इरिडोइड ग्लाइकोसाइड, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है इसका। तो क्या S5 और S2 लीवर की रेमेडी है? बिल्कुल है। लेकिन अगर ये सभी रेमेडी में हैं, तो क्या सब जगह ये अलग अलग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा? तो कुछ, हाँ मैं कहूँगा, हाँ कुछ चीज़ें अलग अलग भी हैं। जैसे एक तो हर एक प्लांट की वो रेमेडी जो मेन रेमेडी है, हर एक रेमेडी की जो मेन प्लांट है। नक्स vomica जैसे S1 में है, तो स्क्रोफलोरिया नुडेसा या स्कुल्फ्लोर नुडेसा, जो भी कुछ आप प्रोनाउंस करें उसको, ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो सभी रेमेडी में सेम होगी, वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी वायरल प्रॉपर्टी, ये सभी रेमेडी में रहेगी। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इसको नक्स vomica के साथ मैच करेंगे, वो नक्स vomica में भी हैं और इसमें भी हैं। तो जब नक्स vomica और स्कुल्फ्लोरिया नोडोसा मिलेंगे, तो कुछ चीजों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब ये स्क्रोफलोरिया नोडोसा और लाइकोपोडियम मिलेंगे, तो S2 में कुछ और चीजों की कंपोजिशन बढ़ जाएगी। तो S1 S2 थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेंगे, सेम 8 प्लांट सेम होने के बावजूद भी। कुछ जगह सेम भी रहेंगे। इसलिए मैं बोलता था, कोई बोलता है सर मेरे पास S3 नहीं है, क्या यूज कर लो? मैं कहा S5 यूज कर लो, S2 यूज कर लो, तो भी मिलेगा रिजल्ट, कुछ तो मिलेगा ही।
आठ प्लांट तो सेम ही है, लेकिन कुछ अलग भी हैं। जैसे मान लो एक चीज में घोल दी तो उसमें कुछ चीजें घुलेंगी, कुछ नहीं घुलेंगी। एक सॉल्यूशन में पानी में किसी चीज को घोल दिया तो कुछ घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा। फिर उसी को अल्कोहल में घोल दिया तो कुछ घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा, या सारा घुल जाएगा। यानी कि दोनों सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंस रहेगा, कुछ अंतर रहेगा। ये प्लांट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो एक प्लांट अलग ऐड किया गया है या जो भी अलग प्लांट ऐड किए गए हैं उनकी वजह से भी। तो ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन है। सेपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी प्लांट में ये हमारे रहते हैं। ये बहुत अच्छा इम्यून बूस्टिंग कंपोनेंट है, एंटी अर्थरेटिक है, और ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है सेपोनिन। एस ग्रुप की सभी रेमेडी से ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली S1, S6 और S5 ये तीनों तो करते ही है। एल्कोलॉइड्स भी है इसमें। स्क्रोफ्लोरिन एल्कोलॉइड है। ये एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है। नर्वाइन एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसकी प्रॉपर्टी रहती है नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने की। स्क्रोफ्लोरिन टेनिन, इसके टेनिन बहुत अच्छे एस्ट्रीजेंट हैं। यानी कि अप्लाई करने से बैक्टीरिया को और फंगस को फिनिश करने का काम करते हैं, वुंड हीलिंग का काम करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो हम किसका यूज़ करते हैं? S3 का यूज़ करते हैं, S5 का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इन दो का तो करते ही, S3 का भी कर लेते हैं, ओ सॉरी, S2 का भी कर लेते हैं कई बार। और ये टैनिन इसके इतने इंपॉर्टेंट हैं जो स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको फ्लोरिया नोडोसा, ईचिंग में, स्किन में, रफनेस में स्किन की। और ये प्लांट केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं, होम्योपैथी में भी बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। सेपोनिन और इसके एल्कोलाइट्स स्क्रोफ्लोरेनिन जो है, ये नोड्यूलर स्ट्रक्चर को कम करता है, गांठों को रिड्यूस करता है, जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, लिम्फ चैनल को एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिम्फ चैनल में क्या होता है? लिम्फेटिक चैनल क्या है भाई? 90% तो चीजें रिटर्न हो जाती हैं वेन्स के थ्रू, जितना भी बॉडी फ्लूइड्स है। 10% वो भेज देते हैं, उसको कहाँ भेज देते हैं? सफाई करने के लिए उसमें भेज देते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में फिर सफाई करने के कुछ चैनल होते हैं, चैम्बर होते हैं, जहाँ चीज़ों को रख के और फिर दौड़ाया जाता है भाई। लिम्फ नोड्स हैं, उनके थ्रू घुमाया जाता है, जितनी चीज़ें उनको मार दिया जाए। यानी कि एक तरफ से ब्लड आएगा और एक तरफ से ब्लड चला जाएगा। आर्टरीज के थ्रू आया और वेन्स के थ्रू चला गया, लेकिन इसी बीच में दूसरा सिस्टम एक्टिवेट रहता है। 10% फ्लूइड इसमें भी जाता है। इसको हम लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जो फ्लूइड इसमें जाता है लिम्फ है। अब यहाँ छोटे छोटे चैम्बर बने हैं, ये नोड्स बनी है इसमें, लिम्फेटिक नोड्स बनी है। अब ये इस पूरे चैनल पे स्क्लोफ्लोरिया नोडोसा बहुत अच्छा काम करता है। तो S1 की लगभग, एस ग्रुप की लगभग सभी रेमेडी अपने अपने एरिया में जहां भी वो काम करती हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को, लिम्फ नोड्स को समझे करेक्ट करने का, प्यूरिफिकेशन का काम भी करती हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन प्लांट भी है। इसके एसेंशियल ऑयल भी बहुत खास है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत खास है इसको फ्लोरिया की। तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये, और बाकी इन सब चीज़ों के लिए भी इसको फ्लोरिया नोडासा को बाकी सभी रेमेडी में ऐड किया गया है इसमें। एंटी इन्फ्लामेटरी है, मेडिसिनल यूज इसके एंटी इन्फ्लामेटरी पेन रिलीविंग के लिए करते हैं। आर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटन पेन, अक्यूट इंजरीज में भी, स्प्रेन और स्टेन जैसी इंजरी में भी। लिम्फेटिक डिटॉक्सिफिकेशन ये मैंने आपको बताया अभी। लिम्फेटिक कंजेशन को रिड्यूस करता है, और पोर्टल कंजेशन को भी रिमूव करता है। लीवर में जो कंजेशन रहता है राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन में, फैटी लीवर में या और किसी प्रॉब्लम में भी, उसको भी रिलीव करता है, इवन एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी। और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, स्किन की इरिटेशन को रिड्यूस करता है, वुंड में इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट करता है, एक्ने, स्किन अल्सर,
इन सब को ट्रीट करता रहता है। तो ये था थोड़ा सा, आप ऐसे ही रखेंगे हम, लगभग 40 30 40 35 40 मिनट की क्लास रखेंगे। और जो नया ये वायरस मिल रहा है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो है, HMPV। देखिए, जैसे सभी वायरस ट्रीट होंगे वैसे ये भी होगा, लेकिन L2, R1, F1, P1 और WE, बस ये आप इसको D4 में एज ए प्रिवेंटिव यूज कराइए। P1 से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करती है पेट्रोल 1। ये अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही हैं। उसके लिए आप इसमें S1, F1, P1, A3, और ये इन्फेक्शन होने के बाद है, जुकाम हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं, ना भी टेस्ट हो रहे हैं कि भाई HMPV है, लेकिन फिर भी अपनी मेडिसिन हम देंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो S1, F1, P1, A3 और WE, और RE ऑप्शनल दूंगा आपको मैं। अगर बहुत ज़्यादा रनी नोज है तो आप RE को देंगे। RE ग्लैंडुलर सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है, रोजमेराइनस जो होता है उसमें, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ड्राई कर देता है। थोड़ा सा वहाँ पे इफेक्टिव रहता है जब रनी नोज रहती है तो S1, F1, P1, A3, WE और RE और C13 को तो हम भूल गए, क्योंकि थ्रोट पेन और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो बस ये सिंगल प्रोटोकॉल आप दे देंगे। अभी जो फिलहाल कोल्ड वगैरह चल रहे हैं उन सब में, इवन कफ में भी काम करता है। आप चाहें तो P3 और ऐड कर ले इसमें। ड्राई कफ, वेट कफ, सब में D6 में आप देखिए। मैं तो गोल्डन फॉर्मूला करके इसको बताता हूँ, लगभग यही रहता है। और मोर देन 90% इसके रिजल्ट हैं। यानी कि 10 में से 9 पेशेंट आपके अच्छे होने ही हैं। एक में थोड़ा बहुत तब्दीली आपको करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, वो आप कर दीजिए। और बाकी जो ब्रोंकोएल मैंने बताया हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा है वीडियो, वो आप रखिए। अगर वो आपने बना लिया तो आपके किसी पेशेंट को निमोनिया पड़ेगा ही नहीं। हम तो ग्लोबिल में कफ वाली ग्लोबिल देते हैं, और कोल्ड प्रोटोकॉल की 2 ग्लोबिल देते हैं, और 5 ml उसको ब्रोंकोएल दे देते हैं। स्पेशल फॉर्मुलेशन है, 5 तरीके के तेल से बनता है, फिर अपनी मेडिसिन भी हम डालते हैं उसमें। और एक दिन में बच्चा है तो एक दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाता है। निमोनिया तो छोड़िए, जुकाम खांसी भी नहीं, खांसी तक ही नहीं जाता वो। कोल्ड की थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड और फोर्थ स्टेज क्या है, कफ ही है, तो कफ में जाना ही नहीं चाहिए वो। रेस्पिरेटरी चैनल एकदम ओपन हो जाएंगे उसको। नहीं, वर्मन प्रिवेंशन के लिए ठीक है यहाँ, इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है वर्मन यहाँ उतना, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन आपके पास दूसरे तीसरे दिन में ही आएगा। फिर भी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए L2 वर्मन, P1, F1, W गोली बना के एक एक 2 2 ड्राम दे दीजिए अपने बच्चों को, अपने खुद भी ले लीजिए, या डायरेक्ट ड्रॉप में भी कंज्यूम करेंगे। बस अभी इतना ही रखेंगे क्लास में, और ऐसे ही इसको रखेंगे, वीक में 1 2 क्लास कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए। अगर कफ के लेके आता है पेशेंट तो आप एस्टेन ऐड करेंगे। फिलहाल हम वायरल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, कफ की बात नहीं कर रहे हैं। रनी नोज है, स्नीजिंग है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप एस्टेन नहीं भी देंगे, केवल P3 ऐड कर देंगे इसमें तो भी काम कर देगा। एस्टेन का बिल्कुल अलग ही रोल